दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट एडिक्टर में एक बार फिर से, लेकिन थोड़े दुखी मन के साथ, क्योंकि 12 सालों की स्ट्रीक जो थी, 12 साल से लगातार जो हम जीतते आ रहे थे, हम किसी टीम से ना हारे थे, ना हमने सीरीज को ड्रॉ कराया था, वो अब फाइनली अब स्ट्रीक टूट चुकी है और अब हमें वापस से स्ट्रीक बनानी पड़ेगी। उसके लिए अब हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी लास्ट होम सीरीज थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल से पहले, और उसके बाद अब अगली होम सीरीज अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद हमको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का जो फाइनल है, जो कि लॉर्ड्स में खेला जाएगा, उसके भी बाद हमको देखने को मिलेगी। तो इसी हार पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या गलत हो गया इस बार कि 12 साल से जो चीज टीम इंडिया का, जिस चीज ने स्वाद नहीं चखा था, वो हम इस बार कैसे चख बैठे। हमने ऐसी क्या गलती करी, क्या क्या गलतियां हुई, कौन सा डिपार्टमेंट गड़बड़ रहा टीम इंडिया के लिए, कौन से डिपार्टमेंट ने कंसिडरेबली अच्छा किया, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मिहिर भाई, जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आरआर सुपर रॉयल हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और क्रिकेट के बारे में बहुत सारे ओपिनियंस हैं इनके पास, बहुत सारी जानकारी रखते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। पहले मीर भाई, क्या हालचाल? Jaideep bhai, I am doing good. How are you? ऑल वेल, ऑल वेल। मीर भाई, क्या हो गया यार इस पर, कैसी गड़बड़ हो गई कि मतलब हार का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब मैं आखिरी बार मैंने देखा था टीम इंडिया को हारते हुए, तो खाली 10-12 साल का था, और मतलब वो जो हार थी, वो इस तरह की आंखें खोलने वाली हार थी कि इसके बाद हमने अगले 12 साल तक, स्टेज पे मैं था एक दिन और आज मैं इस स्टेज पर हूँ, एक भी हार हमको देखने को मिली नहीं, और आज हम फाइनली हारे हैं, और वो भी अंडरडॉग टीम से, जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि इनसे हार सकते हैं। और मैंने खुद प्रिडिक्ट किया था कि 2-1 से हम इनसे सीरीज जीतने वाले। ऐसी क्या गड़बड़ हो गई यार कि हम इनसे हार गए? तो है ना जयदीप भाई, मतलब है ना, जब अपन है ना लास्ट है ना जब टीम इंडिया सीरीज है ना हारी थी, तब शायद आप और मैं सेम एज के हैं। तब है ना मैं भी बहुत ही है ना छोटा था, बहुत मतलब है ना इतना है ना नॉलेज था नहीं। बट हाँ यार, वो एक है ना टाइम था। बट आज जो हुआ है वो बहुत ही है ना डिसअपॉइंटिंग था। जो कि है ना रोहित शर्मा ने भी बोला है पोस्ट मैच में कि इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग लॉस। सो यस, आई थिंक कि अब अपन ने है ना बैटिंग जो है ना करी है, बैटिंग आई थिंक इट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम द है ना बैटर्स, बिकॉज है ना सेम है विकेट था, सेम है पिच था, उस पे है ना न्यूजीलैंड भी खेली है, उन्होंने भी स्कोर किया है रन। और अपन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है ना लक भी कह सकते हैं, जैसे जो है ना पंत का जो अनफॉर्चुनेट है ना रनआउट था, है ना किसी ने एक्सपेक्ट है ना नहीं किया था वो है ना रनआउट, बट वो हो गए और वहां से पूरा है ना गेम पलटा। बिकॉज मेरे को एक है ना उम्मीद थी कि है पंत अगर खेल रहा है, वो अगर खेलेगा आज का दिन, अगर पूरा है ना सर्वाइव करेगा, तो ना शायद ना कल कुछ बात है ना बन सकती है। बिकॉज नीचे है ना सरफराज खान है, जडेजा है, अश्विन भी अपन को है ना बैटिंग देते हैं। बट है ना वैसा कुछ हुआ नहीं, और है ना डिसअपॉइंटिंग है ना लॉस थी। अब जो भी हुआ है वो हुआ है, बट अब नेक्स्ट जो है ना बीजीटी है, वो आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डब्ल्यूटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो डिस्कशन ये चल रहा था मीर कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए अब हमको आगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज आ रही है, उसमें हमको कम से कम 2 टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे कंफर्म क्वालिफिकेशन के लिए। और अगर हम दो में से एक, मतलब 2 टेस्ट मैच नहीं जीत पाते, वहां एक ही टेस्ट मैच जीतते हैं या एक टेस्ट मैच ड्रॉ करा लेते हैं उसके साथ, तो वो हमारा क्वालिफिकेशन कंफर्म नहीं है। फिर हमको दूसरी सीरीज के रिजल्ट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये जो टारगेट था वो ये था कि 5 में से 5 होम टेस्ट मैचेस हम जीते और वहां से डायरेक्टली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो पाया नहीं, तो अब आगे क्या रोड होनी चाहिए टीम इंडिया के लिए? आई थिंक है ना सबसे पहले तो ये एज एन इंडियन फैन है ना, किसी ने भी एक्सपेक्ट है ना नहीं किया था कि टीम इंडिया अपने होम सॉइल पे, और वो भी ना है ना न्यूजीलैंड, जो कि श्रीलंका से अभी है ना कुछ ही दिन पहले हार के आ रही है, और वो अपन को यहाँ पे ना हरा देगी। तो पहली बात तो ये है ना किसी ने भी एक्सपेक्ट है ना नहीं किया था। अब उसके बाद अगर अपन है ना रोड मैप देखें आगे का, जो कि है ना बीजीटी है, और इस बार बीजीटी ना हो भी ऑस्ट्रेलिया में रही है, तो आई थिंक ये बहुत ही है ना टफ सीरीज है ना होने वाली है। बिकॉज ना कल ही है ना स्क्वाड है ना अनाउंस हुआ है, उसमें कुछ नए है ना नाम दिख रहे हैं, है ना हर्षित है ना राणा का नाम दिख रहा है।
तो वो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया का जो है विकेट्स रहते हैं, बाउंसी विकेट्स रहते हैं, वहाँ पे वो अपन को है ना दिख सकते हैं। तो है ना टीम है ना अच्छी दिख रही है इंडिया की। मैं है ना ये नहीं कहूंगा कि उनको हराना है ना पॉसिबल है ना नहीं है, बिकॉज पिछले 2-3 साल में अपन है ना जब भी वहां पर गए 2-3 बार, और जो हुआ है वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपेक्ट है ना नहीं किया था कि ना टीम इंडिया आके हमको ना हरा देगी। और फिर जो भी हुआ था है ना गाबा में जो भी हुआ था, वो है ना सबको पता है कि है पंत के जो जो मतलब है पंत ने जो है पारी खेली थी। तो आई थिंक कि मतलब फाइनल अभी भी है दिख रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज ये वो टीम है, ये वो टीम है। इस टीम में वो है ना प्लेयर्स है, इस टीम में पंत है जो कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कीपर है ना रेड बॉल में। अगर अपन देखें, मैं सिर्फ है टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब बोल रहा हूँ पंत के लिए। तो पंत एक ऐसे प्लेयर है, फिर जो हमारे कैप्टन है हिटमैन शर्मा वो है विराट कोहली है। तो कहीं ना कहीं टीम अच्छी दिख रही है, और आई थिंक ये टीम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म अच्छा करेगी, ये हम सबकी उम्मीद है मीर भाई, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं किया तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो जीतने का हमारा सपना है उसके लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल क्वालिफिकेशन फिर हमारे हाथ में रहेगा नहीं। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तो यही चाहेगी कि हमारे सामने कोई कमजोर अपोनेंट आए, इंडिया जैसे अपोनेंट ना आए, जिनके साथ हम यूजुअली फाइनल सेमीफाइनल खेलते हैं वर्ल्ड कप्स के, और इंडिया बड़ा तंग करती है उनको भी। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को तंग करती है तो ऑस्ट्रेलिया के बैक ऑफ द माइंड ये बातें जरूर होती है कि अगर इंडिया जैसी टीम वहां पर आएगी, हमारे अगेंस्ट होगी, तो वो हमको उस पर्टिकुलर गेम में एटलीस्ट तंग कर सकती है। तो ये चीज ऑस्ट्रेलिया जरूर अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड सोच के बैठी हुई होगी। लेकिन थोड़ा सा वापस डिस्कशन न्यूजीलैंड इंडिया पर लेकर के आए तो मुझे लगता है कि पहला टेस्ट मैच जो 46 पर ऑल आउट हो गए थे हम लोग, वहां से मोराल अप हो जाना चाहिए था, और जो कि हमको देखने को भी मिला सेकेंड इनिंग्स में, कि सेकेंड इनिंग्स में टीम इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया, और वहां से कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स देखने को मिली जिन्होंने एक बार फिर से मैच बना दिया टीम इंडिया के लिए। लेकिन जब टीम इंडिया ने इस टेस्ट सीरीज की अपनी थर्ड इनिंग्स खेली, यानी कि सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स खेली, तो वहां पर एक बार फिर से टीम इंडिया कम स्कोर पर ऑल आउट हुई। इनफैक्ट आज भी कम स्कोर पर ऑल आउट हुई, लेकिन वहां पर अगर मीर 100 रन एक्स्ट्रा आज हमने बना लिए होते तो डिफरेंस खाली 10-20 रन का था इंडिया और जो आज हार हुई है इंडिया की उसके बीच में। तो अगर वहां 100 रन एक्स्ट्रा होते, 156 की जगह 256 रन अगर हमारे होते, तो शायद ये मैच हम बड़ी आसानी से जीत रहे थे। आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स मतलब न्यूजीलैंड ने जो 100 रन के आसपास की जो है ना लीड ली थी, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को है ना दिक्कत में है ना डाल गई। बिकॉज यार मतलब 100 रन होना, और फिर है ना फोर्थ इनिंग में टीम इंडिया को है ना बैटिंग करनी थी, और अपन है ना सबको पता है कि फोर्थ इनिंग में इंडियन सॉइल पे है ना विकेट पे है ना बैटिंग करना थोड़ा है ना चैलेंजिंग रहता है। तो वो कहीं ना कहीं है ना प्रॉब्लम रही है। और अगर अपन फर्स्ट टेस्ट मैच की बात करें तो वहां पर है ना रोहित शर्मा ने है ना टॉस जीत के जो पहले है ना बैटिंग करी, वो भी आई थिंक थोड़ा है ना डिसीजन जो है ना उनको भी बाद में है ना रिग्रेट हुआ। तो वो भी एक है ना ड्रॉबैक रहा है कि अपन पहला मैच भी मतलब 46 पे ना ऑल आउट होना, मतलब यार इट्स अ शेम कि इतने बड़े बड़े नाम है टीम में, आपकी टीम में है ना विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इतने बड़े बड़े नाम है, और आप 46 पे ना ऑल आउट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं टॉस पे जो है गलत है डिसीजन लिया था, वो कहीं ना हैम्पर करा था है ना परफॉर्मेंस को। बिल्कुल, टॉस पे गलत डिसीजन ने हैम्पर किया परफॉर्मेंस को। लेकिन उसके बाद भी कमबैक पॉसिबल था अमीर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके बाद भी अगर जो 403 पे 402 के स्कोर पे हमारे 3 विकेट्स थे, वहां से अगर हम 200 रन और बना देते, क्योंकि 7 विकेट्स हमारे पास बाकी थे, वहां से 200 रन अगर हम और बना देते तो न्यूजीलैंड को 200 और रन का टारगेट मिलता, यानी 300 रन का टारगेट मिलता, और मुझे लगता है कि वहां से भी मैच हम लोग आराम से जीत जाते। लेकिन हमने किया क्या, 402 के स्कोर से 463 के स्कोर पे हम लोग ऑल आउट हो जाते हैं, और फिर न्यूजीलैंड को टारगेट मिलता है 100-125 रन का, और वो बड़ी आसानी से चेस कर जाते हैं। तो एक बार फिर से पता चलता है ये कि टीम इंडिया जो है वो एज ए यूनिट बैटिंग नहीं कर पा रही इतने कुछ समय से। हमने ये चीज पहले भी नोटिस की है कि कभी टॉप ऑर्डर चलता है, कभी मिडिल ऑर्डर चलता है, कभी लोअर ऑर्डर चलता है, तीनों ऑर्डर्स एक साथ में क्लिक नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से हमने यूजुअली नुकसान होते हुए देखे। और रिसेंट कुछ समय में हमने 2 बार टीम इंडिया को कोलैप्स होते हुए देखा है, पिछले 4 साल में एक बार 36 और एक बार 46। ये बहुत बड़ी बात है मेरे नजर में। आई थिंक है ना जो सबसे बड़ा है ना मेजर चीज है वो है कि है ना टेल हैंडर से है ना कंट्रीब्यूशन है ना नहीं आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीम इंडिया। अगर अपन ऑस्ट्रेलिया देखें या अगर अपन है ना इंग्लैंड देखें, तो वहां पर उनके पास वो है ना टेल हैंडर्स है जो उनको नीचे 50-60 रन है ना 70 रन का स्कोर है ना बना के देते हैं।
कंबाइनली जो जो नीचे के जो जो है ना 3-4 प्लेयर्स है वो आपको 70-80 रन का है ना एक जो मतलब टोटल है वो आपको बना के देते हैं। अगर अपन है ना टीम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो अपना है ना टेल एंडर है वो है ना मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, है ना फॉर एग्जांपल है ना बुमराह। तो ये कहीं ना कहीं वो है ना कंट्रीब्यूशन है ना नहीं दे पा रहे हैं। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा मेजर है ना कंसर्न है, नॉट जस्ट फ्रॉम दिस सीरीज बट फ्रॉम है ना गोइंग अहेड, क्योंकि अपन आगे है ना बीजीटी खेलने वाले हैं और वहां पर भी जो है ना वहां पर भी जो है ना टेल हैंडर है, फॉर एग्जांपल है स्टार्क है, वो आपको स्कोर बना के देते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक एक है ना चिंतक की चीज हो सकती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीम इंडिया की, अगर टेल हैंडर ने स्कोर नहीं किया तो कहीं ना कहीं अपन नीचे जाके है ना फंसते हैं। डेफिनेटली टेल एंडर्स जब स्कोर नहीं कर पा रहे तब नीचे जाके फंसते हैं, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है टीम इंडिया के लिए कि इन्होंने जो ऑर्डर्स वाइज बैटिंग करी है उसने बहुत ज्यादा ट्रबल किया इंडिया को, क्योंकि कभी जैसे मैंने पहले मेंशन किया टॉप ऑर्डर चलता है, कभी मिडिल ऑर्डर चलता है, कभी लोअर ऑर्डर चलता है। लेकिन मीर भाई थोड़ा सा यहां से डिस्कशन शिफ्ट करें अगर हम लोग पिच की तरफ, तो पिच ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि पिच ने क्या डिसअपॉइंट किया, इनफैक्ट हम खुद ही डिसअपॉइंट हुए पिच से, क्योंकि पिच हमने बनाए तो थे रैंक टर्नर भी नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग पॉसिबल थी। हर इनिंग में आप 250-300 रन तो एटलीस्ट बना सकते थे, इतना खराब पिच था नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने हमको आउटप्ले करके दिखाया, हालांकि ये रैंक टर्नर नहीं था, फिर भी न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने हमको आउटप्ले करके दिखाया, और उसमें मिच सैंटनर जिन्होंने विकेट्स की भरमार लगा दी। मतलब उन्होंने कहा कि पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने मेरे को बाहर बैठाया, तो अब उसका बदला, उसका कहर जो है वो मैं इंडियन बैट्समैन से लेकर के वसूलूंगा, उनसे हिसाब सारा मैं बराबर करूंगा। और उन्होंने इतने सारे विकेट्स झटकाए इंडिया के, और लिटरली एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि सैंटनर नया ओवर लेके आ रहा है और लग रहा है कि विकेट आने वाला है, मतलब वो उसके हाथ में बॉल आती और इधर यहाँ पे धक धक होना स्टार्ट हो जाता कि अब विकेट आ रहा है। इतना ज्यादा खौफ बना दिया था इस टेस्ट मैच में सेंटनर ने कि मतलब सब दंग रह गए। एक तरफ वॉशिंगटन सुंदर जो कि टीम इंडिया के लिए जिन्होंने कम किया और उन्होंने न्यूजीलैंड को ट्रबल किया, और दूसरी तरफ मिशेल सैंटनर जिन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कम किया और टीम इंडिया को ट्रबल किया। तो मतलब इन दो स्पिनर्स को छोड़ करके इन दो स्पिनर्स ने जो बैट्समैन को नचाया उसको छोड़ करके बाकी की बॉलिंग डिपार्टमेंट और बाकी के बैटिंग डिपार्टमेंट से हमको इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी नहीं जिस तरह को देखने को मिला। यस जयदीप, आई थिंक है ना सेंटनर वाज अनबिलीवेबल। उन्होंने जो भी मतलब है ना बैटिंग से भी जो उन्होंने है ना नीचे के जो है ना क्रूशल है ना रन्स बनाए, प्लस बॉलिंग में साथ साथ है ना विकेट ले रहे हैं पुणे जैसे है ना विकेट पे, जहां पर बैटिंग है ना पॉसिबल थी। जो आपने बोला अभी कि मतलब है ना 250 रन 300 रन है बनने वाली थी है विकेट, अपन ने कहीं ना कहीं पुअर है ना बैटिंग की है, बिकॉज सेम विकेट पे है ना वो लोग भी खेले और उन लोगों ने स्कोर है बना के दिखाया है। और मेरे को लग रहा है कि सेंटिनल अभी कहीं है ना ये भी सोच रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने बाद आईपीएल के ऑक्शंस है, तो क्यों नहीं कि मतलब है ना अच्छा है ना परफॉर्म किया जाए और वहां पे जो है बिडिंग है वो उनकी है ना बढ़ी जाए। तो आई थिंक ऐसा ना सेंटनर हो का ऐसी रोल परफॉर्मेंस के बाद सीधा सीएसके उनको रिटेन ही कर ले। ऐसा भी हो सकता है, बट मेरे को नहीं लगता कि सीएसके को है ना रिटेन करेगी। बिल्कुल बिल्कुल यार मीर भाई, एग्री करूंगा इस बात से भी कि सीएसके के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं रिटेन करने के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर की भी बॉलिंग रही वो भी तारीफ के हकदार, क्योंकि जितने विकेट सैंटनर ने निकाले उससे थोड़े से कम विकेट्स वॉशिंगटन सुंदर ने भी निकाले, और उन्होंने भी न्यूजीलैंड के बैट्समैन को नचाया। तो मतलब ये दो कमबैक स्टोरीज हमको याद रहने वाली काफी लंबे टाइम तक कि जो लोग लेजेंडरी लोग, जो सीनियर लोग टेस्ट मैच खेल रहे थे वो कंट्रीब्यूट कर पाए नहीं इस टेस्ट मैच में, और जो नए बॉलर्स थे, जो दो नए बॉलर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम के लिए लास्ट कुछ टेस्ट मैचेस नहीं खेले थे, और इनफैक्ट वॉशिंगटन सुंदर ने तो 2021 में खेला था लास्ट टेस्ट मैच, तो उन्होंने बड़ा तगड़ा कमबैक किया इस टेस्ट मैच में, और अपनी तरफ से दोनों ने 10-12 विकेट्स अपनी तरफ से दोनों ने निकाले। मिशेल सैंटनर के तो कई कई विकेट्स और ज्यादा है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने भी 10-12 विकेट्स निकाले। तो बड़ी शानदार कमबैक स्टोरी रही है ये दोनों की। 100% शायद बहुत ही शानदार है स्टोरी रही है। और जो अपन है ना वॉशिंगटन सुंदर की जो अपन है ना कमबैक की बात कर रहे हैं, बिकॉज बहुत टाइम से टीम से है बाहर है ना चल रहे थे, और अब अभी टीम में है ना जगह मिली है। वो भी है ना फर्स्ट मैच का पार्ट है नहीं थे, वो है ना सेकंड मैच में ऐड हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, और वहां से ऐसी है ना परफॉर्मेंस देना आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबल। और आई होप कि यार मतलब है ना वानखेड़े में जब टीम इंडिया जाएगी तो एटलीस्ट जो है प्राइड के लिए जो अपन बोलते हैं खेलना,
कि क्योंकि ना होम सॉइल पे मैं नहीं चाहता कि यार टीम इंडिया 3-0 से अपन ना हारते हुए दिखे। तो फॉर द प्राइड जो अपन बोलते हैं, अपनी ना इज्जत के लिए जो बात होती है खेलने की, तो आई थिंक वहां पर भी अपन को अच्छा परफॉर्म है करना पड़ेगा, बिकॉज न्यूजीलैंड बहुत ही है खतरनाक टीम दिख रही है। तो यस, फिंगर्स क्रॉस्ड, और आई थिंक ये जो है सीरीज है ये 2-1 पे एंड हो तो मेरे को ना ज्यादा बढ़िया लगेगा। बिल्कुल यार, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पर्सपेक्टिव से भी मीर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 2-1 पे फिनिश करें, ताकि ऑस्ट्रेलिया जाकर के आपको दो ही टेस्ट मैच जीतने हो, और इनफैक्ट आप एक मैच जीते आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच ही जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द श्रीलंका सीरीज रिजल्ट्स। बट आप ऑलमोस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो हम लोग सब यही चाहेंगे कि एटलीस्ट मुंबई टेस्ट मैच तो जीते टीम इंडिया और कॉन्सोलेशन विक्ट्री इस सीरीज से निकाले। लेकिन अब थोड़ा सा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अगर हम बात करें मीर, तो वहां पर हमको एक अच्छा तगड़ा स्क्वाड तो देखने को मिला है, लेकिन कुछ बड़े बड़े नाम मिस आउट भी किए हैं। जैसे हमने पहले बात करी कि हर्षित राणा का इंक्लूजन है, नीतीश कुमार रेड्डी का इंक्लूजन है, कुछ बड़े बड़े नाम इंक्लूड हुए। इनफैक्ट वॉशिंगटन सुंदर भी, जो कि पिछले कुछ समय से गायब थे, लेकिन उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो कुछ बड़े इंक्लूजन हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन भी हैं, जिनमें से कुछ एक्सक्लूजन तो बड़े खुल के सामने आ रहे हैं, लोग उनकी बात कर रहे हैं, जिनमें से एक है मोहम्मद शमी। अब एनसीए ने उनको अभी तक फिट डिक्लेयर किया नहीं है, तो अभी वो इंजरी की वजह से बाहर हैं या किसी और रीजन की वजह से बाहर हैं, इस पर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन अभी हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि वो इंजरी की वजह से बाहर है। तो फिर उसके बाद आपने अक्षर पटेल को भी सिलेक्ट नहीं किया, कुलदीप यादव का भी सिलेक्शन हुआ नहीं है फॉर नो रीजन, और इस चीज की क्लैरिटी आई भी नहीं। और कुलदीप यादव के लिए इंजरी कंसर्न हमको बताया गया, लेकिन मुझे लगता है कि काफी टाइम है अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और अगले टेस्ट मैच के लिए कुलदीप यादव अवेलेबल है। फिर वो इंजरी कंसर्न की वजह से बाहर हो जाते हैं, और उसके बाद पूरी पीजीटी के लिए बाहर रहे, इस बात का मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनता है। फिर उसके बाद अक्षर पटेल अवेलेबल नहीं है, अक्षर पटेल को भी इस सीरीज से बाहर कर दिया गया है। मोहम्मद शमी के बारे में मैंने पहले ही बताया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम लोग मिस कर रहे हैं, जिन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ गावा के घमंड वाले टेस्ट मैच को तोड़ने के लिए बड़ी शानदार पार्टनरशिप की थी, शार्दुल ठाकुर, हमारे लॉर्ड शार्दुल साहब, उनका भी नाम इस सीरीज में इस बार हमको देखने को मिल नहीं रहा है। तो मीर भाई, ये जो लेफ्ट आउट्स हैं, जो प्लेयर्स सिलेक्ट नहीं हो पाए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, खास करके वो प्लेयर्स जो बिना किसी कारण के बाहर हो गए, उन पर आपके क्या थॉट्स हैं? आई थिंक है ना, सबसे पहले है कुलदीप है ना यादव का नाम है, जो मेरे को लगता था कि उनकी स्क्वाड में है ना जगह बनती है, बट अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड में जगह है ना नहीं बनी है। तो आई थिंक ये एक मेरे को जो है सेटबैक लगता है, क्योंकि कुलदीप यादव डिजर्व करते थे वो स्क्वाड में है ना जाना। उसके बाद अगर अपन है ना बात करें है ना नए नाम की, तो कहीं ना कहीं मेरे को ना हर्षित राणा जो हमको दिखने वाले हैं बीजीटी में, वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अपना है ना डेब्यू भी है कर लेंगे, बिकॉज उनके पास वो पेस है, और जो है बाउंसी जो है विकेट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो आई थिंक उनको बहुत ही है सूट है करेंगे। तो आई थिंक यस, बहुत सारे है ना ड्रॉबैक्स भी है, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन बहुत सारी है ना नए प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी है। तो यस, आई थिंक कि ये टीम जो है ये है बढ़िया है परफॉर्म करेगी, और आई थिंक यस एक बार फिर से बीजीटी जीतने का टाइम आ चुका है। बीजीटी जीतने का टाइम आ चुका है, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से, क्योंकि बहुत जरूरी है बीजीटी जीतना। अगर बीजीटी नहीं जीतते हैं तो एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने से पहले मुराल डाउन होगा, और उसके अलावा हम हमारी 3 की स्ट्रीक भी पूरा करने चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हम एक तगड़ी टीम की तरह, एक हर बार की तरह एक चैंपियन टीम की तरह क्वालिफाई करना चाहते हैं, और न्यूजीलैंड ने जो घाव छोड़े उनको भी भरना चाहते हैं। पर मीर भाई, जो स्क्वाड ओवरऑल बनी है, जो स्क्वाड सिलेक्ट हुई है, नीतीश कुमार रेड्डी का उसमें इंक्लूजन है, उसमें हमको हर्षित राणा का इंक्लूजन देखने को मिल रहा है, कुछ ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी जाएंगे टीम के साथ, जैसे कि खलील अहमद और मुकेश कुमार का नाम हमको वहां पे देखने को मिलता है। इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स के ही सुपरस्टार नवदीप सैनी भी वहां पर जाएंगे। तो इस स्क्वाड के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? क्योंकि इसमें कुछ नए सिलेक्शंस तो हुए नहीं है, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है, फिर भी उनको सिलेक्ट किया गया है। उसके अलावा जो हम अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शंस की बात करें, तो वहाँ हर्षित राणा का नाम आता है, क्योंकि हर्षित राणा का शायद किसी ने सोचा नहीं था कि वो सिलेक्ट होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी तो चर्चाओं में चल रहे थे कि हमको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो शायद एनकेआर वहां पर हमको जाते हुए खेलते हुए नजर आए।
तो इस ओवरऑल सेटअप के बारे में, क्योंकि 18 जनों का स्क्वाड है, फिर 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स, तो इस ओवरऑल सेटअप के बारे में क्या व्यूज? आई थिंक ये जो है ना स्क्वाड है, जो है ना सेटअप है, आई थिंक इट इज़ गुड। सिर्फ मेरे को 2-3 है ना नाम है, उसमें से एक नाम जो मैंने आपको बताया अभी है ना, कुलदीप यादव, जो मेरे को लगता था कि उनकी स्क्वाड में प्लेस बनती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हुए हैं। और शमी का जो आप बोल रहे हो कि वो भी एनसीए में, उनका भी ना क्या स्टेटस है हमको है ना नहीं पता है, क्योंकि ना उनकी वो जो मतलब स्विंग लाते हैं, वो जो है ना पेस लाते हैं, नई बॉल से भी बॉलिंग करते हैं, पुरानी बॉल से भी बॉलिंग करते हैं, तो वो जो एक है ना वेरिएशन लाते हैं, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया है ना मिस करने वाली है ना ऑस्ट्रेलिया के है ना विकेट्स पे। तो आई थिंक ये एक दो नाम है जो मेरे को लगता है कि होने है ना चाहिए थे स्क्वाड में, बट नहीं है। और जो कि है ना नए प्लेयर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है, उसमें एक नाम हर्षित है ना राणा का है, एक अभिमन्यु का है, बिकॉज वो है ना डोमेस्टिक में बहुत ही है ना बढ़िया परफॉर्म करके आ रहे हैं, और अब फाइनली उनको है ना टीम इंडिया का जो है कॉल अप आया है। आई थिंक इट वाज अ वेरी डिजर्विंग है ना कॉल अप, और वो भी हमको एज अ है ना बैकअप देख सकते हैं। तो यस, द स्क्वाड लुक्स गुड। और फिर मेरे को लगता है कि है ना जुरेल है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज अ बैकअप कीपर भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि हम उनको प्लेइंग 11 में शायद खेलना थोड़ा है ना मुश्किल है, क्योंकि है ना पंत ना 100% एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी है कीपर खेलेंगे। तो ये जो भी प्लेयर्स है, आई थिंक इनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे है ना यंग प्लेयर्स है, जो कि आने वाले जो टीम के 8-10 साल है, जो है ना रेड बॉल में जो हमको दिखेंगे 8-10 साल में, फॉर एग्जांपल है ना ध्रुव जुरैल, फॉर एग्जांपल पंत का तो चलो ये मतलब पंत तो पहले ऑस्ट्रेलिया में है ना खेल चुके हैं, बट फॉर एग्जांपल हर्षित राणा, एनकेआर की बात करी आपने, तो ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भले ये है ना टीम में है ना नहीं खेले, बट एटलीस्ट वो टीम का जो है पार्ट है, उस एनवायरमेंट का ये लोग पार्ट है। तो आई थिंक ये बहुत ही है ना मैटर करता है एज अ प्लेयर, बिकॉज हमको पता है ये हमको आने वाले 8-10 साल है ना देने वाले हैं। डेफिनेटली 8-10 साल मीर भाई देने वाले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन अगर मुझे आपके साथ करना हो तो वो प्रिडिक्ट द प्लेइंग 11 फॉर बीजीटी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं। मोहम्मद शमी को किसी एक प्लेयर से रिप्लेस करना है, फिर स्पिनर्स एक खिलाने हैं या 2 खिलाने हैं, केएल राहुल या सरफराज या फिर ध्रुव जुरैल, किसको उस 5 नंबर की 6 नंबर की पोजीशन पर खिलाना है, ये भी एक अच्छा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। उसके अलावा शुभमन गिल 3 नंबर पर खेल रहे हैं, क्योंकि उनका भी फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग तो रहा है पिछले कुछ समय में, या फिर अभिमन्यु ईश्वरन, जिनको कॉलअप मिला है, आपने बताया डिजर्विंग कॉलअप है। तो ये सब बातों पर चर्चा करने के लिए एक छोटा सा सेगमेंट और कर लेते हैं, प्रिडिक्ट द प्लेइंग 11। मीर भाई, सबसे पहले आप बताइए कि इंडिया के टॉप 5 कौन होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच के लिए, जो आउट ऑफ करंट स्क्वाड है। आई थिंक वो है ना लगभग फिक्स है, हमको है ना यशस्वी है ना जायसवाल के साथ हमारे है ना कप्तान हिटमैन शर्मा, वो हमको ओपन करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पे हमको है ना शुभमन गिल दिखेंगे। नंबर 4 पे हमको किंग कोहली, बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया में जो वो खेल चुके हैं पहले, बहुत ही है ना डोमिनेट कर चुके हैं, तो वो हमको नंबर है ना 4 पे दिखेंगे। एवरेज ऑस्ट्रेलिया में फॉर द 54 का टेस्ट एवरेज ऑस्ट्रेलिया यस में यस विराट यस कोहली का। नंबर 4 पे हमको वो दिखेंगे। नंबर 5 पे है ना मैं कहीं ना कहीं पर्सनली है ना सरफराज खान को देखता हूँ। नंबर 5 पे सरफराज खान दिख सकते हैं। फिर अगर अपन बात करें है ना विकेट कीपर, तो की है मतलब है पंत खेलेंगे फॉर शॉट है। तो आई थिंक ये टॉप 5-6 होने वाला है ना टीम इंडिया का फॉर द है ना बीजीटी। उसके बाद अब ऑलराउंडर्स की और स्पिनर्स की बात करें तो कितने ऑलराउंडर्स या कितने स्पिनर्स खेलने वाले हैं, उसमें से फास्ट बॉलर्स कौन है, स्पिनर्स कौन है, और ओवरऑल वो कौन कौन से नाम होने वाले? आई थिंक हमको फिर उसके बाद है ना जडेजा दिख सकते हैं एज अ ऑलराउंडर की, अगर अपन बात करें लोअर बैटिंग में हमको है ना जडेजा अश्विन का जो है कॉम्बो है, बिकॉज कुलदीप जो है ना चाइना मैन है, वो हमको स्क्वाड का पार्ट नहीं है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये दो ही खेलने वाले हैं, और दोनों जब जब है ना साथ खेलते हैं तब टीम इंडिया ना अच्छा करती है, और है ना स्पेशली ओवरसीज में। तो आई थिंक ये अपने दो है ना स्पिनर्स होंगे। फिर मेरे को कहीं ना कहीं हर्षित राणा मेरे को दिख रहे हैं कि वो फर्स्ट मैच में अपना डेब्यू है ना कर सकते हैं, बिकॉज उनको ऑस्ट्रेलिया का जो है विकेट है, जो है पिच है, वो उनको है ना सूट होगा, है बाउंसी है ना ट्रैक रहता है, और उनके पास वो पेस है। तो कहीं ना कहीं मैंने हर्षित राणा का है ना डेब्यू होते हुए भी देख रहा हूँ विन द फर्स्ट मैच। तो मतलब दो हमारे ऑलराउंडर्स हो गए, तो 6, 7, 8 नंबर तक टीम सॉर्ट हो गई। फिर हर्षित राणा 90 नंबर पर जसप्रीत आएंगे। बुमराह दिखेंगे 100% एज अ है ना पेसर। एक प्लेयर है और नाम जसप्रीत, उनके साथ में दूसरा पेसर। और उसके साथ आई थिंक आकाशदीप और है ना मोहम्मद सिराज में एक ही है ना सेलेक्ट होगा। तो आई थिंक वो है ना मोहम्मद सिराज को, क्योंकि एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक है मोहम्मद सिराज वो जो फर्स्ट प्लेइंग 11 है ना उसका पार्ट बनते हुए हमको देख सकते हैं।
तो 2 स्पिनर और 3 पेसर्स के कॉम्बिनेशन के साथ आप आगे जाएंगे। यस। और नीतीश कुमार रेड्डी के लिए स्क्वाड अभी प्लेइंग 11 आई में थिंक जगह नहीं बनती। फर्स्ट मैच में आई डाउट कि उनकी ना जगह ना बनेगी, बट यस इन केस मतलब मैं खुद चाहता हूँ कि अगर अपन मानो 3-0 से अगर अपन आगे हैं या 2-0 से भी अगर अपन आगे हैं तो कहीं ना कहीं अपन है ना एनकेआर को भी ना डेब्यू करते हुए ना देख सकते हैं, एज अ ऑलराउंडर है वो भी, तो यस है ना वो भी देख सकते हैं, बट नॉट इन द फर्स्ट मैच। और मीर भाई ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं इस स्क्वाड में से, नए नाम या पुराने नाम, जिन पर हमको नजर बना के रखनी चाहिए, जो कि आगे इस टूर में हमको खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हुए भी नजर आ सकते हैं? आई थिंक वन नेम इज ध्रुव जुरेल, एज अ कीपर हमको दिख सकते हैं, बट एज अ कीपर वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर है पंत है तो ध्रुव जुरेल कहीं ना कहीं है ना बैकअप ही देख रही है ना टीम इंडिया। हो सकता है बट शायद एज अ बैट्समैन भी खेलते हुए नजर आ जाए, क्योंकि अभी केएल राहुल का जो फॉर्म है, हमको डाउट है कि केएल राहुल को खेलते हुए हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, या वो खेलते हैं तो कितने रन बना पाते हैं। सरफराज ने अच्छा क्रिकेट जरूर खेला है, लेकिन पोजीशन वो अभी सीमेंट कर नहीं पाए, तो हो सकता है उस स्पॉट के लिए हमको ध्रुव जुरेल भी कंटेस्ट करते हुए नजर आ जाए। 100% देख सकते हैं, क्योंकि ना ध्रुव जुरेल एज अ प्योर है ना बैटर भी खेल सकते हैं, अगर टीम को है ना जरूरत है पड़ी तो एज अ बैट्समैन भी वो खेल सकते हैं। और जो एक नाम है वो है अभिमन्यु का नाम है, उनको मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लेटर 2 मैच के बाद 3 मैच के बाद अगर उनको कहीं ना कहीं अगर है ना मौका मिलता है तो वो भी कहीं अच्छा है परफॉर्म करेंगे, बिकॉज डोमेस्टिक में बहुत ही मतलब पूरा सीख के आ रहे हैं, वो पूरा अच्छा है ना परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यस है ना वो भी एक नाम है जो मेरे को बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। और उसके अलावा हर्षित राणा तो आपने मेंशन हर्षित किया ही है। राणा। प्रसिद्ध कृष्णा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीर भाई इस सीरीज में, क्योंकि वो भी बहुत लंबे टाइम के बाद अपना कमबैक कर रहे हैं। 2 सीजन उन्होंने रॉयल्स के लिए मिस किए हैं, जिनको हमने भी बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि हमारा एस बॉलर था नहीं हमारे साथ। तो 2 सीजन हम लोगों ने उनको मिस किया। उसके अलावा टीम इंडिया में भी आखिरी जो सीरीज वो खेले थे वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आई थी, टेस्ट सीरीज, जहां पर 1-1 से वो सीरीज ड्रॉ हुई थी। उसके बाद से प्रसिद्ध कृष्णा के हमको दर्शन हुए नहीं है। वर्ल्ड कप की टीम में जरूर वो आ गए थे, वर्ल्ड कप की स्क्वाड में हार्दिक पांड्या की इंजरी की वजह से, लेकिन वहां पर भी उनको चांस मिला नहीं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा होगा इस सीरीज में। मौका मिलता है तो उनको हम किस तरह का परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं, और उनसे आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस सीरीज को लेकर? आई थिंक एज अ मतलब उनका जो वो जो है ना पेस लाते हैं, या वो जो मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनके है ना वेरिएशन है, वो भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के जो है विकेट है वो उस पर सूट करेंगे, बट 2-3 साल में वो बहुत ही ज़्यादा है ना इंजरी प्रोन रहे हैं। आपने जैसे बोला कि वो 2 साल आरआर के लिए भी उन्होंने मिस किया है, फिर डोमेस्टिक में भी हमने उनको इतना देखा नहीं है बिकॉज ड्यू टू इंजरीज। तो आई थिंक इंजरी वॉज अ मेजर एंड कंसर्न फॉर हिम, बट अभी भी जो है टीम इंडिया ने जो है ना स्क्वाड बनाया है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया होगा। इंजरी से उनसे 100% बात हुई होगी, क्या उनका ना इंजरी का स्टेटस है वगैरह वगैरह। तो यस अगर वो भी अगर हमको खेलते हुए दिखते हैं लेटर पार्ट ऑफ द सीरीज में, तो है ना 100% मतलब ही कैन ऑल्सो बी दैट मैच विनर। जो अपन बोलते हैं कि है ना जसप्रीत बुमराह का जो है ना राइट हैंड है, वो है ना 100% प्रसिद्ध कृष्णा है ना बन सकते हैं। बिल्कुल यार, प्रसिद्ध कृष्णा को राइट हैंड बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि टीम इंडिया खुद भी उन पर इन्वेस्ट करना चाहती है, और उनको लगातार उन्होंने सेटअप के आसपास ही रखा है, चाहे वो इंजर्ड हो रहे हो, चाहे वो परफॉर्म कर भी पा रहे हो या ना कर पा रहे हो। क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज मीर भाई मुझे याद है वो बड़ी खराब गई थी, और साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रोड, इट्स एन एंड ऑफ द रोड फॉर प्रसिद्ध कृष्णा इन टेस्ट क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। तो इस इन तरह के इमोशंस आए थे दिमाग में, लेकिन फिर भी उनको दोबारा मौका दिया गया है। तो लेट्स सी वो किस तरह का करते हैं। लेकिन केएल राहुल का मुझे डाउट लग रहा है कि केएल राहुल का शायद ये फाइनल, इफ नॉट फाइनल फ्यू अपॉर्चुनिटीज में से एक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय में केएल राहुल ने परफॉर्म किया है, खास करके पिछले आईपीएल के बाद से, क्योंकि पिछले आईपीएल में तो इनफैक्ट शायद 2023 के आईपीएल में वो मिड आईपीएल में इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद वर्ल्ड कप के आसपास वो फिट होकर के आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन 2024 आते आते 2024 के आईपीएल आते आते स्ट्राइक रेट्स बिल्कुल खराब हो रखी है, और शायद से अपने बिल्कुल लाइफ के सबसे वर्स्ट फेज से, वर्स्ट लो से निकल रहे हैं। ओनर्स उनको बिना मतलब की बातें सुनाते हुए हमको फील्ड पर नजर आ जाते हैं, परफॉर्मेंसेस निकल नहीं रही है। उनके जो हेटर्स हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप कह लें, वो काफी काफी बढ़ गए, और उनको हम मतलब अननेसेसरी भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ट्रोलिंग हमको केएल राहुल की काफी देखने को मिल रही है। तो मैं कहूंगा कि
शायद से अपने वर्स्ट फेज से केएल राहुल अभी निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो फॉर्म में भी नहीं है। तो इस समय आपको क्या लगता है कि ये एंड ऑफ द रोड हो सकती है केएल राहुल के लिए, या फिर बीसीसीआई अभी भी उनको बैक करेगा जैसे इतने सालों से वो करता आ रहा है? आई थिंक ये जो है ना बीजीटी में जो उनका है ना नाम आया, आई थिंक ये इनका लास्ट ओवरसीज टूर हो सकता है। बिकॉज मानो कि अगर उनको 4th या 5th मैच में अगर उनको चांस मिलता है, जो कि मतलब मेरे को नहीं लगता कि फर्स्ट 2-3 मैच में टीम इंडिया उनकी तरफ है ना देख भी है ना रही होगी। इन केस अगर 4th-5th मैच में अगर चांस मिलता है और वहाँ अगर परफॉर्मेंस अगर है ना नहीं आता है, तो आई थिंक मतलब उनका वो एंड है। और जो आप है ना ट्रोलर्स की जो आप बात कर रहे हैं, जो उनको ना हेट मिल रहा है, आई थिंक यार है ना इतना हेट, आई थिंक मतलब है विराट कोहली भी इस फेज से है ना गुजरे हैं और फिर उन्होंने जो है ना कम बैक किया है। तो आई थिंक इतना हेट है मिलना है ना नहीं चाहिए। बट ठीक है ना सोशल मीडिया है ना अलग चलता है, और है ना जीजी का एक स्टेटमेंट भी था कि है ना सोशल मीडिया पे टीम है ना नहीं बनती है, टीम है ना मैनेजमेंट बनाता है। तो कहीं ना इतना हेट वो डिजर्व है ना नहीं करते हैं। बट अब मिल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चलता है वो है कंप्लीट है ना अलग चलता है। फैंस अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं, हेट करते हैं, ट्रोल करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन है। और जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी अभी प्लेस है ना बीजी टीम है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो अभी शुरू में, मेरे को नहीं लगता टीम इंडिया उनको देख रही है एज है ना मतलब मिडिल ऑर्डर में मेरे को नहीं लगता देख रही है। बिकॉज है ना दूसरे प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो आई थिंक 100% टीम है उनकी तरफ पहले इंक्लाइंड होगी एज कम्पेयर टू है केएल राहुल। बिल्कुल, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है मीर। और एक चीज और ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि केएल राहुल ने क्लच इनिंग्स नहीं खेली, हमने उनकी तरफ से कोई क्लच इनिंग हम केएल राहुल की देख पाए नहीं है। तो वो वन ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने सेना कंट्रीज में सेंचुरी लगाई है। इंग्लैंड में 2 सेंचुरीज है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरीज है, इंग्लैंड में भी सेंचुरीज है। वेस्ट इंडीज में मेरे को याद है कि अपने डेब्यू मैच में, T20 मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, और इंडिया उस समय 265 रन का स्कोर चेस कर रहा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। वो मैच हम 1 रन से हार गए थे, लेकिन केएल राहुल ने बताया था कि मैं किस तरह का प्लेयर हूं। तो क्लासी राहुल अगर उनका नाम पड़ा तो गलत नहीं पड़ा, और उन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं जिस तरह का उन्होंने नाम कमाया, जिस तरह का उनका नाम पड़ा। ये बात है कि अभी वो फॉर्म में चल नहीं रहे, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा उस हेट का शिकार होना पड़ रहा है। लेकिन रिमेंबर विराट कोहली ने भी कमबैक करके दिखाया था, और ये बताया था कि कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन योर सेटबैक। और हम यही होप करते हैं कि केएल राहुल का भी उस तरह से कमबैक हो, और अगर मौका मिले तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करे। 100% जयदीप, मतलब मैं खुद चाहता हूँ है पर्सनली कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो कहीं ना कहीं वो है परफॉर्मेंस दे और है ना सेलेक्टर को वो दिखाए कि यार मतलब मेरे अंदर वो है कैपेबिलिटी है। क्योंकि अगर अपन देखें तो टीम इंडिया अभी उनको बहुत है बैक कर रही है। क्योंकि ना ऐसी परफॉर्मेंस के बाद भी उनका बीजीटी में अगर स्क्वाड में अगर उनका नाम आ रहा है, तो कहीं ना गंभीर जो है ना बैक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल है ना गंभीर है ना जिस तरह से है ना संजू है सैमसन को भी बैक कर रहा है ना रियान पराग को है ना बैक कर रहा है। उनका भी आईपीएल ऐसा कुछ था नहीं पिछले 4-5 साल, ये सीजन उनका बहुत ही बढ़िया गया था। उसके बाद उनको जो है ना बैकिंग मिल रही है। तो आई थिंक वो सेम चीज है ना केएल है ना राहुल को भी मिल रही है बैकिंग। और ये अगर बैकिंग मिलती रही तो आई थिंक कि जो उनका सिर्फ एक है ना कॉन्फिडेंस की बात है, अगर वो कॉन्फिडेंस आ गया तो वो ना 100% फिर से जो अपन बोलते हैं उनको ना क्लासी राहुल, वो हमको है ना वैसे फॉर्म में फिर से है ना देख सकते हैं। डेफिनेटली मीर, डेफिनेटली। और मीर के इस नोट पे हम इस लाइव को एंड करते हैं। थोड़ा सा पेनफुल जरूर है न्यूजीलैंड से ये टेस्ट सीरीज हारना, और हम लोग के लिए खासकर ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि हमने इस चीज का स्वाद चखा है नहीं 12 सालों से हमने होम टेस्ट सीरीज हारी नहीं। लेकिन कभी कभी आपको हार का स्वाद चखना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप वो सबक लेना चाहते हैं और वो सबक लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी ने गलत नहीं कहा है कि अगर आप सबक नहीं लेंगे, आप लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं लेंगे, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और कुछ टेस्ट सीरीज से इंडिया का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। बांग्लादेश से पहले भी हमको देखने को मिला कि थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही थी। थोड़ा सा हमारा बैटिंग लाइनअप ओवर एक्सपोज हो रहा था। तो उन सीरीज का एज ए रिजल्ट हमको ये मिला है कि न्यूजीलैंड से हमने 3 मैच की टेस्ट सीरीज अभी 2-0 से हम ट्रेल कर रहे हैं। लेकिन अगेन बहुत बड़ा सबक होने वाला है ये। आगे चल के टीम इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी को रिवैम्प करेगा, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगा, एक नई सोच के साथ उतरेगा, और उम्मीद यही है कि इस स्टेटमेंट को सही प्रूव करेगा कि कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन योर सेटबैक। तो इसी नोट पे खत्म करते हैं। मीर भाई, बहुत 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 शुक्रिया आपका इस लाइव को ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद यही करूंगा कि आगे भी आप इन सुपर इंटरेस्टिंग डिस्कशंस का पार्ट बने रहेंगे।
फाइनल नोट आपकी तरफ से बिफोर वी गो? मतलब थैंक यू जयदीप मेरे को इस लाइव पे बुलाने के लिए, बिकॉज अगर अपन है ना क्रिकेट की बात करें तो यार मतलब 1 घंटा भी लगता है कि ना कम है, अपन इसमें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ना कितनी भी बात है ना कर सकते हैं। तो यस अभी बीजीटी आ रही है, फिर रिटेंशन आ रहे हैं, फिर बीजीटी आ रही है, फिर ऑक्शन आ रहे हैं, फिर है ना चैंपियन ट्रॉफी है, आईपीएल है, तो बहुत ही बड़ा है ना सीजन है। मतलब है ना एज अ फैंस बहुत ही बड़ा है ना सीजन है आगे है ना मार्च अप्रैल मई तक। तो यस अपन है ना 100% ऐसे और लाइव है करते रहेंगे और ऐसे एंजॉय है ना करते रहेंगे। डेफिनेटली अ लॉट टू डिस्कस इन द कमिंग फ्यूचर, और आपके लिए लाइव्स आते रहेंगे। मीर भाई भी जुड़ेंगे आपके साथ, मैं भी जुड़ूंगा। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, बनाए रखिए क्रिकेट एडिक्टर के साथ प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद।